चिहिरो एक अजीब सा लड़का था जो अपनी माँ को खोने के बाद खुद को संभाल नहीं पाया। उसे ज़ॉम्बी लड़कियों का अजीब जुनून हो गया था। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बंदे को नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी लड़की चाहिए, क्योंकि वही उसके लिए दर्द से बचने का तरीका बन गया था। वो हर वक्त ज़ॉम्बी मूवीज देखता रहता था और सपने देखता था कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई ज़ॉम्बी लड़की होती जिसे वो अपना सच्चा प्यार कह सकता। अपनी माँ की मौत के बाद चिहिरो का रिश्ता अपने परिवार से भी थोड़ा अजीब हो गया था। वो आगे बढ़ना चाहता था लेकिन दिल मानता ही नहीं था। उसी खालीपन में उसे थोड़ी सी राहत मिली एक आवारा बिल्ली से, जिसे उसने गोद ले लिया। उसका नाम था बाबू। बाबू ही उसका सच्चा दोस्त बन गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक ट्रक कौन आया और बाबू को भी ऊपर भेज दिया। चिहिरो एक बार फिर अकेला रह गया। बाबू को दफनाने के बाद चिहिरो पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी में जो भी प्यारा होता है वो उससे छीनी जाता है। तभी उसे अचानक एक रहस्यमयी किताब याद आती है जो उसे कभी अपने किसी रिश्तेदार के घर पर मिली थी। वो तुरंत वो किताब ढूंढता है और जब उसके पन्ने पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो किताब दरअसल मरे हुओं को जिंदा करने की रेसिपी थी। चिहिरो बिना देर किए बाबू की कब्र खोदता है और उसकी बॉडी लेकर एक पुराने होटल में चला जाता है। उसकी एक ही चाहत थी, चाहे बाबू ज़ॉम्बी ही क्यों ना बन जाए, बस वापस आ जाए। कई दिनों तक वो पोषण बनाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकाम रहता है। फिर उसे पता चलता है कि किताब का सबसे जरूरी पन्ना खराब हो चुका है। बस इतना समझ आता है कि उसमें किसी जहरीले पौधे का जिक्र था। चिहिरो हर जहरीला पौधा आजमाता है जो उसे मिल सकता था, लेकिन सब बेकार। तभी अचानक उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो खिड़की की तरफ दौड़ता है और देखता है एक लड़की पुराने कुएं के पास खड़ी होकर गालियां दे रही थी। उस लड़की का नाम था रिया। चिहिरो क्यूरियोसिटी में सोडा खोलकर उसे देखने लगता है। रिया भगवान से गिड़गिड़ा रही थी कि उसके पिता उसे परेशान करना बंद कर दे। रिया के पिता डैन एक कंट्रोल फ्रीक इंसान थे। हर साल वो रिया से अजीब अजीब पोज बनवाते और उसकी तस्वीरें खींचते थे, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी हद के। जब रिया बड़ी हुई और उसने विरोध किया तो डैन ने उन लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो रिया के करीब आते थे। वो सभी लोग अचानक गायब होने लगे। तभी रिया समझ गई कि वो कितनी बेबस है, इसलिए उसने खुद को मजबूर कर लिया ताकि कोई और उसकी वजह से गायब न हो। ये सब सुनकर चिहिरो के हाथ से सोडे की बोतल गिर जाती है। आवाज सुनकर रिया उसकी तरफ देखती है। कुछ देर बाद दोनों होटल के अंदर अजीब सी खामोशी में बैठे होते हैं। रिया उससे गिड़गिड़ा कर कहती है कि वो किसी को कुछ न बताए और बदले में वो कुछ भी करने को तैयार है। जैसे ही वो पास आती है, चिहिरो अनजाने में उसकी तरफ देख लेता है और समझ जाता है कि डैन को उसकी तस्वीरें क्यों पसंद थी। लेकिन वो रिया से कहता है कि उसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। फिर रिया कहती है कि वो चाहती है कि कोई उसे मार दे ताकि वो एक नई और बेहतर जिंदगी में दोबारा जन्म ले सके। थोड़ी देर बाद रिया पूछती है कि चिहिरो होटल में कर क्या रहा था, तो चिहिरो उसे बाबू को जिंदा करने की अपनी पूरी योजना बता देता है। वो मानता है कि ये थोड़ा स्वार्थी है, लेकिन रिया कहती है कि नहीं, क्योंकि बाबू उसके लिए बहुत खास था। अगले ही पल वो उसे याद दिलाता है कि उसने कुछ भी करने का वादा किया था और मजाक में पूछता है कि क्या वो उसकी ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनेगी। ये सुनकर रिया चौंक जाती है, लेकिन चिहिरो हंस देता है और कहता है कि वो सिर्फ मजाक था। रिया फिर पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। चिहिरो कहता है कि उसे सिर्फ ज़ॉम्बी लड़कियां पसंद है। रिया उसे छेड़ते हुए पूछती है कि अगर वो सच में ज़ॉम्बी बन गई तो क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। चिहिरो का चेहरा बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो जाता है। रिया हंसते हुए कहती है कि वो इस बारे में सोचे और वहाँ से चली जाती है। अगली शाम रिया वापस आती है चिहिरो की मदद करने के लिए। वो पूछती है कि अभी तक पोषण क्यों नहीं बना। चिहिरो उसे किताब के खराब पन्ने के बारे में बताता है और कैसे वो हर जहरीला पौधा आजमा चुका है। तभी रिया कहती है कि वो कुछ लेकर आती है और भाग जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं, रिया वापस नहीं आती। चिंतित होकर चिहिरो उसे ढूंढने निकलता है और तभी वो देखता है कि रिया चट्टान के किनारे फिसलने वाली है। चिहिरो दौड़कर उसे पकड़ लेता है ठीक गिरने से पहले। कुछ देर बाद दोनों फिर होटल में होते हैं और तब वो उससे पूछ बैठता है, रिया कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सच में वो अपनी जान भी गंवा सकती थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रिया कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि चिहिरो उसे वापस जिंदा कर ही देता। ये सुनकर पहली बार चिहिरो को एहसास होता है कि रिया का दिमाग कितना हिल चुका है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी खतरनाक चट्टान पर चढ़ी क्यों रही थी। तब रिया बताती है कि उस पेड़ के आसपास जो फूल उगते हैं वो बेहद जहरीले होते हैं। चिहिरो हैरान हो जाता है, क्योंकि हॉर्टेंसिया फूल तो बहुत आम होते हैं, लेकिन रिया समझाती है कि ये फूल उसके परिवार के निशान में इस्तेमाल होता है और डैन उसे हमेशा चेतावनी देता था कि वो कभी भी इसके पत्ते ना खाए, क्योंकि ये पत्ते एक पूरे तगड़े आदमी को मिनटों में ऊपर पहुंचा सकते हैं। चिहिरो को याद आता है कि उसका दादा जगरू तो अक्सर वही पत्ते खाता था। अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं था, इसलिए वो रिया पर भरोसा करने का फैसला करता है। कुछ ही मिनटों में पोषण तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही चिहिरो बाबू की बॉडी उठाने के लिए मुड़ता है, रिया चुपचाप अपने साथ लाई हुई छोटी बोतल में थोड़ा सा पोषण डाल लेती है। बाकी सारा पोषण चिहिरो बाबू के गले में डाल देता है और बेसब्री से उसके जिंदा होने का इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे समझ आ जाता है कि ये कोशिश भी फेल हो गई। थक कर वो सब समेटने का फैसला करता है। बाहर निकलते ही रिया कहती है कि वो कल फिर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चिहिरो मना कर देता है। वो कहता है कि ये बाबू के साथ नाइंसाफी होगी। पहले तो रिया को बुरा लगता है, क्योंकि इसका मतलब था कि अब वो दोनों फिर साथ में टाइम नहीं बिता पाएंगे, लेकिन वो अपना दर्द छिपा लेती है और कहती है कि वो बाद में बाबू के फ्यूनरल में आएगी। जब चिहिरो जाने लगता है तो उसे दिखता है कि रिया का टखना मुड़ गया है, तो वो वही करता है जो हर जेंटलमैन करता है, उसे बिना किसी मेहनत के उठा लेता है और रिया ऐसे छटपटाती है जैसे उसे कोई प्रिंस चार्मिंग मिल गया। उसे पीछे की सीट पर बिठा
कर चिहिरो उसे उसके परिवार के एस्टेट तक छोड़ने जाता है, लेकिन रास्ते में ही रिया उसे रुकने को कहती है और बताती है कि वो अंदर बाहर आने के लिए एक सीक्रेट रास्ता इस्तेमाल करती है। चिहिरो वहां से चला जाता है, लेकिन रिया ये नहीं जानती थी कि डैन ये सब दूर से देख रहा था। जैसे ही वो पीछे वाले दरवाजे तक पहुंचती है, डैन उसे आवाज देता है और एक जोरदार थप्पड़ से उसका दिमाग सुन्न कर देता है। काफी देर बाद चिहिरो बाबू की कब्र तैयार करने लगता है। उसी वक्त उसकी प्लॉट हैवी कजिन रैंको पास वाले बाथ हाउस में नहा रही होती है। उसे आवाज सुनाई देती है तो वो खिड़की से सिर निकालकर पूछती है कि वो कहाँ था। चिहिरो अचानक उसे देखकर घबरा जाता है और झट से मुंह फेर लेता है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रैंको उसे याद दिलाती है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। दोनों उसके कमरे में जाते हैं। रैंको कपड़े बदलती है और फिर सीधे पूछती है कि वो पिछले कुछ दिनों से अकेले कहाँ भाग रहा है। चिहिरो तुरंत झूठ बना देता है कि वो बस अकेले लंबी सैर पर जाता था, लेकिन रैंको कहती है कि झूठ मत बोलो, वो तभी से गायब होने लगा है जब से बाबू के साथ वो हादसा हुआ था। तभी उसकी नजर कूलर पर पड़ती है। वो कूलर उठाती है और चिहिरो से भिड़ते हुए उसे खोलने की कोशिश करती है। अगले ही पल बाबू कूद कर बाहर निकलता है और अंधेरी रात में भाग जाता है। रैंको सदमे में रह जाती है, जबकि चिहिरो खुशी से उछल पड़ता है क्योंकि पोषण सच में काम कर गया था। उधर दूसरी तरफ रिया की जिंदगी की सबसे बुरी रात चल रही थी। डैन ने स्कूल से उसका नाम कटवा दिया था और उसका चेहरा लगभग तोड़ ही दिया था, लेकिन वो रोकर सोने के बजाय सब कुछ खत्म करने का फैसला करती है। वो चुपचाप वो सारा पोषण पी जाती है जो उसने चुरा लिया था और बिस्तर पर लेटकर अपनी आखिरी सांस का इंतजार करती है। अगली सुबह वो आंख खोलती है और हैरान रह जाती है, इतना जहर पीने के बाद भी वो जिंदा थी। वो जल्दी जल्दी तैयार होती है और नाश्ते के लिए अपने माता पिता के पास जाती है। जब उसकी माँ आर्या पूछती है कि वो बाहर निकलने की कोशिश क्यों कर रही थी, तो रिया कोई बेवकूफ सा बहाना बना देती है। लेकिन आर्या को बस ये फिक्र होती है कि रिया की हरकतों से उसकी इमेज पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल की प्रिंसिपल है। आर्या जब रिया पर चिल्लाने लगती है तो डैन उसे रोक देता है, लेकिन आर्या बिना कुछ खाए वहां से चली जाती है। डैन इस मौके का फायदा उठाकर रिया से मारने के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिया कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, उसने इसे अपनी नाफरमानी की सजा मान लिया है। ये सुनकर डैन का दिल धड़क उठता है। वो रिया का चेहरा थामता है और कहता है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। तभी उसकी नजर रिया की यूनिफॉर्म पर पड़ती है और वो उसे याद दिलाता है कि अब उसकी पढ़ाई घर से ही होगी। उसी वक्त बटलर उससे बात करने आ जाता है। रिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है और जो वो सुनती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग चेहरों को बुरी तरह सजा देने की प्लानिंग कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ चेहरो अभी भी इस बात की खुशी में होश खोकर बैठा है कि उसने बाबू को वापस जिंदा कर दिया, लेकिन रैंको को चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि शायद चेहरो ने किसी खतरनाक दुनिया का दरवाजा खोल दिया है। जब वो देखती है कि उसकी छोटी बहन मीरो बिल्कुल भी परेशान नहीं है, तो वो पूछती है कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा। मीरो सीधा कह देती है कि उसे कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसका बेवकूफ भाई सच में ज़ॉम्बी को जिंदा कर पाएगा। चेहरो दोनों से कहता है कि इस बात पर ध्यान दो कि उसने अमर जिंदगी का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन रैंको बाबू की आंखों में अजीब सा मरा हुआ लुक देख लेती है। जब चेहरो कहता है कि बाबू को बस थोड़ी चमक दमक की जरूरत है, तो रैंको सच में डर जाती है। वो ज़ॉम्बी के दीवाने उस पागल से कहती है कि शायद उसने सबके लिए वॉकिंग डेड को सच बना दिया है। तभी चेहरो को भी एहसास होने लगता है कि बाबू का ज़ॉम्बी होना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसी पल बाबू भाग जाता है। चेहरो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। जब वो देखता है कि रैंको भी पीछा कर रही है, तो उसे अपने काम से दूर रहने को कहता है। रैंको जवाब देती है कि वो सिर्फ उसकी भलाई के लिए पीछे आई है, क्योंकि उसके पास समझदारी से सोचने लायक अक्ल ही नहीं है। तभी बाबू एक नाले में घुस जाता है। रैंको रुक जाती है। उसे लगता है कि अब पीछा खत्म हो गया, लेकिन चेहरो नाले के अंदर उतर जाता है। उसी समय रिया फिर से घर से चुपके से निकलती है ताकि चेहरो को डैन से बचा सके, लेकिन आर्या जो ये सब पहले से देख रही थी, खुद जाकर डैन को उलझाने का फैसला करती है। इधर रैंको भी नाले में चेहरो के पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर फंस जाती है। चेहरो अकेले ही बाबू का पीछा करता रहता है और आखिरकार वो दोनों उसी होटल में पहुंच जाते हैं। वो सोचने लगता है कि बाबू का उस होटल से क्या कनेक्शन है। उधर उसका स्कूल का दोस्त यासुताका ये मान चुका है कि उसे इस जिंदगी में किटी कभी नहीं मिलेगी, तो वो किसी और दोस्त मोगी के साथ उलझ जाता है। अच्छी बात यह है कि रिया ठीक समय पर वहां पहुंच जाती है और नजारा खराब होने से बच जाता है। लेकिन जब रिया चेहरों के बारे में पूछती है तो यासुताका सदमे में जम जाता है। वो सोचता है कि उसे चेहरों के बारे में कैसे पता है। रिया उसे कहती है कि चिंता मत करो और खुद चेहरों को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन रास्ते में बटलर उसे देख लेता है और डैन को फोन करके पूछता है कि क्या उसे वापस घर लाना चाहिए। डैन कहता है कि उसका पीछा करो, शायद वो हमें चेहरों तक ले जाए। जब रिया आखिरकार होटल पहुंचती है, उसी वक्त चेहरो देखता है कि बाबू वही पत्ते खा रहा है जिनसे उसने पोषण परफेक्ट किया था। उसे याद आता है कि यही वो जगह है जहां उसने कुछ दिन पहले रिया को बचाया था। तभी उसे चट्टान के पास देखता है और सोचता है कि वो इस वक्त वहां क्या कर रही है। अगले ही पल डैन वहां पहुंच जाता है। वो रिया से कहता है कि अगर वो अभी सब छोड़कर उसके साथ घर चल दे तो वो उसे माफ कर देगा। जब वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो रिया उसका हाथ झटक देती है। वो कहती है कि उसे ऐसे पेश आना बंद करना होगा जैसे वो उसकी कोई चीज हो। चेहरो ये सब देख रहा होता है। डैन रिया से पूछता है कि क्या वो बस इतनी आजादी चाहती है कि जब चाहे बाहर जा सके, या फिर वो चेहरो जैसे किसी हारे हुए लड़के के साथ प्यार करना चाहती
करती है। रिया कुछ नहीं बोल पाती, वो वहीं जम जाती है। लेकिन डैन के लिए यही जवाब काफी था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर ले जाने लगता है। रिया उससे छूटने की कोशिश करती है, तभी बाबू दौड़कर उसकी मदद के लिए आता है। बाबू को देखते ही डैन घबरा जाता है, क्योंकि उसे बिल्लियों से सख्त एलर्जी है। वो रिया से पीछे हटने को कहता है, लेकिन रिया उसकी बात नहीं मानती और बाबू को करीब से देखने लगती है। जब उसे समझ आता है कि चेहरों का पोषण सच में काम कर गया है, तो वो खुशी से भर जाती है। लेकिन तभी डैन बाबू को मारने की कोशिश करता है। रिया उसे रोकने के लिए आगे आती है, लेकिन धक्का लगने से वो चट्टान के किनारे से नीचे गिर जाती है। सबकी आंखों के सामने वो सिर के बल गिरती है और एक पेड़ के ठूंठ से टकरा जाती है। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। चेहरों दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर वहीं टूट जाता है। जब चेहरों को याद आता है कि उसने रिया से वादा किया था कि अगर वो ज़ॉम्बी बनी तो वो उसे वापस ले आएगा, तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सच ये था कि उसने कभी सच में ऐसा करने का प्लान बनाया ही नहीं था। वो डर के मारे उसकी तरफ पीठ कर लेता है, लेकिन तभी उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है। रिया उसका नाम पुकार रही थी। वो पलट कर देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रिया उठ चुकी थी, उसका शरीर अंदर से फटा हुआ था और सब बाहर निकल रहा था। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आती है और उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था अगर वो ज़ॉम्बी बनी तो वो उसकी जिम्मेदारी लेगा। डर से कांपते हुए भी चेहरों हामी भर देता है और उसी पल रिया उसके सीने में गिर जाती है। बटलर ये सब देखकर मान लेता है कि भगवान ने रिया को दूसरी जिंदगी दी है। उधर डैन अपनी ही पत्नी को मार देने के गुनाह में अंदर से टूट जाता है। तभी बटलर उसे कहता है, देखिए। जैसे ही डैन रिया को खड़ा देखता है, वो घबराकर उसे हॉस्पिटल ले जाने दौड़ पड़ता है, लेकिन रिया उसका हाथ झटक देती है और कहती है अब उस पर उसका कोई हक नहीं है, क्योंकि उसकी बेटी अब जिंदा ही नहीं है। उसी दिन बाद में डैन खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। घर के लोग अफवाहें उड़ाने लगते हैं कि रिया घर से भाग गई है ताकि डैन की पागलपन भरी दीवानगी से बच सके। तभी आर्या ये बातें सुन लेती है और सबसे वजह पूछती है। लोग बताते हैं कि डैन कह रहा है रिया ने घर लौटने से मना कर दिया है। तुरंत आर्या बाथरूम की तरफ जाती है उससे बात करने। नौकरानियां नोटिस करती हैं कि आर्या से शराब की बदबू आ रही है और आपस में फुसफुसाने लगती हैं। कुछ देर बाद आर्या गुस्से में बाथरूम का दरवाजा खोलती है और पूछती है कि ये सब क्या बकवास चल रही है, लेकिन डैन होश में ही नहीं होता। वो बस रिया के छोड़कर चले जाने की बात बुदबुदाता रहता है। तभी बटलर समझाता है कि रिया ने घर लौटने से मना कर दिया है और अब वो चेहरों के साथ रह रही है। चेहरों का नाम सुनते ही डैन को सब याद आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वो उस चोमू से बॉयफ्रेंड को हटा दे तो रिया वापस आ जाएगी। वो बाथ टब से बाहर निकलता है और प्लान बनाने लगता है। आर्या बस चुपचाप खड़ी रहती है। उधर चेहरों सोच रहा होता है कि रिया खुद को इतनी आसानी से सी क्यों रही है। रिया उसे बताती है कि उसके स्कूल में सबको सिलाई की क्लास लेनी पड़ती है। सिलाई पूरी होते ही वो खुशी से भर जाती है, क्योंकि अब उसे दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन चेहरों उसे पकड़कर पूछता है कि इतना सब होने के बाद वो खुश कैसे हो सकती है। जब रिया अचानक कहती है कि ये पहली बार है जब वो किसी लड़के के कमरे में आई है, तो चेहरों सोचता है कि शायद गिरते वक्त उसकी कुछ अक्ल भी चली गई। काफी देर बाद रिया खिड़की से बाहर झांकती है और नजारा देखने लगती है। चेहरों की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। तभी रिया उसे बाबू को दिखाने के लिए बुलाती है। चेहरों नोटिस करता है कि अब बाबू की आंखें नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन रिया को उसकी आवाज में दिलचस्पी होने लगती है। वो पूछती है कि क्या ये ज़ॉम्बी पोषण का असर है। चेहरों बताता है कि बाबू की आवाज हमेशा से ही अजीब थी। रिया मुस्कुराकर कहती है कि बाबू को वो पेड़ बहुत पसंद है जिस पर वो बैठा है। तभी चेहरों को एहसास होता है कि रिया बाबू की बातें समझ पा रही है। वो सोचने लगता है कि उसके अंदर और क्या क्या बदल गया होगा, लेकिन तभी रिया उसकी घूरती नजर पकड़ लेती है और पूछती है क्या वो चाहता है कि वो बिल्कुल वैसी हो जैसी उसकी ज़ॉम्बी मूवीज में होती है। चेहरों बात टाल देता है और पूछता है कि क्या वो सच में ज़ॉम्बी बनकर ठीक है। रिया हाँ कहती है और उसे याद दिलाती है कि अब उसे उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। चेहरों आखिर पूछ ही लेता है कि वो जिम्मेदारी से क्या मतलब रखती है। सीधा जवाब देने के बजाय रिया उससे कहती है कि वो उसे शहर की सारी अच्छी जगह दिखाए। वो बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है। चेहरों उसे याद दिलाता है कि उसकी हालत में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो पूछता है कि क्या सच में बस यही चाहिए। अचानक रिया उसे पकड़ लेती है और पूछती है इसमें गलत क्या है। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है उसे चूमने के लिए, लेकिन तभी रैंको वहाँ आ जाती है और चेहरों पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। चेहरों जल्दी से सिर बाहर निकालकर जवाब देता है। रिया को छुपाता है और रैंको से कहता है अंदर मत आना। चिहिरो रिया से कहता है कि वो अंदर ही रहे और खुद बाहर रैंको से मिलने चला जाता है। इधर रिया सोच में पड़ जाती है कि उसे अचानक चिहिरो को चूमने का मन क्यों कर रहा है। कुछ मिनट बाद चिहिरो रैंको को नदी के किनारे ले जाता है और उसे छोड़कर भाग जाने के लिए माफी मांगता है। फिर वो उसे समझाता है कि अब बाबू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार रैंको का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन तभी यासुताका भागता हुआ आता है और दूर से ही चिहिरो को आवाज देता है। चिहिरो तुरंत वहाँ से निकल लेने की सोचता है, लेकिन यासुताका उसके सामने घुटनों कर बैठ जाता है और गिड़गिड़ाकर कहता है कि उसे रिया से मिलना है। ये सुनते ही रैंको को याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने उससे रिया के बारे में पूछा था। वो चिहिरो से पूछती है तो क्या यही वजह थी, लेकिन चिहिरो मना कर देता है। वो कहता है कि वो रिया को जानता भी नहीं, बस यूं ही हम रास्ते में टकरा गए थे। तभी मोगी बोलता है कि उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर चिहिरो
को रिया पसंद आ गई है तो जरूर उसने ज़ॉम्बी वाला जुनून छोड़ दिया होगा। ये सुनकर चिहिरो फैसला करता है कि सच अपने तक ही रखेगा, क्योंकि अगर उसने सब बता दिया तो ये लोग पागल हो जाएंगे। उधर रिया अब ये सोच कर थक चुकी थी कि रैंको चिहिरो के लिए कौन है, तो वो नहाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वो पानी खोलती है उसे समझ ही नहीं आता कि पानी गर्म है या ठंडा। फिर वो ये सोचकर खुश हो जाती है कि कम से कम अब वो बिना डैन के छुपकर देखे नहा सकती है। वो बाथटब में मिले खिलौने से खेलने लगती है। तभी अचानक जागुरु अंदर घुस आता है। रिया जल्दी से खुद को ढक लेती है ताकि उसका दिमाग खराब ना हो, लेकिन जागुरु उस पर झपट पड़ता है और उसे सदा कहकर बुलाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है। किसी तरह रिया खुद को छुड़ाती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है, जागुरु को अंदर ही छोड़कर। वो दौड़कर चिहिरो के कमरे में चली जाती है। तभी मीरो वापस आती है और जागुरु उस पर भी हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन मीरो उसे आसानी से रोक देती है और पूछती है, तू मुझे सदा क्यों कह रहा है? तेरी बीवी का नाम तो कियो था। उधर रिया अपने फैसलों पर शक करने लगती है। वो सोचती है, क्या डैन के क्रीपी बर्थडे फोटोशूट इससे बेहतर नहीं थे कि यहाँ चिहिरो के पागल दादा से सरप्राइज अटैक झेलना पड़े? काफी देर बाद चिहिरो वापस आता है और रिया को फर्श पर फैली हुई देखकर चौंक जाता है। वो जल्दी से उसे ढक देता है और ठंड लगने का खतरा बताता है। रिया उसे याद दिलाती है कि ज़ॉम्बी बीमार नहीं पड़ते। तभी चिहिरो को एहसास होता है कि उसने अब तक ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि ज़ॉम्बी होना कैसा लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसके पेट में दर्द होता है। रिया कहती है कि हादसे के बाद उसका पेट ही ज्यादा नहीं बचा। वो ये भी बताती है कि अब उसे शरीर हिलाने में पहले से ज्यादा दिक्कत हो रही है। चिहिरो उसके हाथों को ध्यान से देखता है और समझ जाता है उसका शरीर अभी भी सड़ रहा है, यानी जल्द ही वो हिलने डुलने के काबिल भी नहीं रहेगी। चिहिरो उसे उठाकर अपने बिस्तर पर लेटाता है, उसे ढकता है और खुद मंदिर में सोने का फैसला करता है। लेकिन नींद नहीं आती। वो बस यही सोचता रहता है कि रिया के शरीर को सड़ने से कैसे रोका जाए। अगली सुबह वो मीरो के कमरे में जाता है और उससे उस किताब के बारे में पूछता है जो वो पहले पढ़ रही थी, लाशों को सुरक्षित रखने वाली। मीरो बताती है कि वो किताब उसने किसी दोस्त को दी है। फिर पूछती है कि उसे अचानक बॉडी प्रिजर्व करने में दिलचस्पी क्यों आ गई। चिहिरो बात टाल देता है। कुछ देर बाद वो अपने कमरे के बाहर पोस्टर लगा देता है कि कोई अंदर ना आए। फिर एसी चला देता है ताकि रिया का शरीर जितना हो सके बचा रहे। वो उसकी हर छोटी हरकत पर नजर रखता है कि कहीं कोई मूवमेंट तो नहीं। तभी उसके पापा ड्यून उसे आवाज देते हैं। चिहिरो घबरा जाता है। वो रिया को ढक कर कहता है कि वो 2 मिनट में बाहर आ रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि रिया को बिस्तर पर छोड़ना बहुत बेवकूफी थी। वो जल्दी से अलमारी में एक अस्थायी बिस्तर बनाता है, लेकिन उसे वहाँ ले जाते वक्त वो अपनी एक मूवी पर फिसल जाता है और ऐसी हालत में गिर पड़ता है जिसका सपना कुमारे लोग सालों से देखते आए हैं। उसी पल ड्यून फिर से आवाज लगाते हैं। चिहिरो जल्दी जल्दी रिया को अलमारी में सुलाता है और खुद को संभालते हुए सोचता है शाम तक उसकी अकड़ शायद ठीक हो जाए। जब चिहिरो को रिया के पेट की आवाजें सुनाई देती हैं, मानो उसका अंदरूनी हिस्सा खाने के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, तो वो उससे वादा करता है कि वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आएगा और बाहर निकल जाता है। कुछ मिनट बाद नाश्ते के दौरान जो गलती से टोफू को कुछ और समझ लेता है, तब ड्यून उसे समझाता है कि इसका स्वाद कैसा होता है ताकि वो याद रख सके। इधर चिहिरो रिया की उस इच्छा के बारे में सोचने लगता है जिसमें वो एक नॉर्मल लड़की की तरह जीना चाहती थी। जिज्ञासा में वो मीरो से पूछता है कि नॉर्मल लड़की होना कैसा लगता है। मीरो कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि कहीं उसने बाबा जी की भांग तो नहीं खाई है। चिहिरो फिर से बात टाल देता है और उसे सब भूल जाने को कहता है ताकि वो शक के दायरे में ना आए। उसी समय रैंको, जो अभी अभी रिया के घर एक डिलीवरी करके निकली होती है, देखती है कि पास की झाड़ियों से हेलन नाम की लड़की रेंगती हुई बाहर आ रही है। हेलन बताती है कि वो ये जानना चाहती थी कि रिया स्कूल क्यों नहीं आ रही, लेकिन रैंको पहले से ही झुंझलाई हुई होती है। वो हेलन से कहती है कि अगली बार दरवाजे की घंटी इस्तेमाल करे, ना कि किसी झंडू की तरह झाड़ियों से निकले। रैंको वहाँ से चली जाती है, लेकिन हेलन उसका पीछा करती रहती है और रिया की तारीफों के पुल बांधने लगती है कि वो कितनी कमाल की है, कितनी हॉट है। आखिरकार रैंको का सब्र टूट जाता है। वो उस बेशर्म बकबक से तंग आकर उसे वहीं छोड़कर चली जाती है, उम्मीद में कि उसे कोई ढंग का इंसान मिल जाए। इधर चिहिरो के घर में स्कूल की छुट्टी होने की वजह से पूरा घर साफ करने का काम शुरू हो चुका था। चिहिरो अपना काम जितनी जल्दी हो सके निपटाना चाहता है ताकि वो रिया पर ध्यान दे सके, लेकिन तभी ड्यून उसे फिर से बुलाता है और पूछता है कि जब बाबू को अभी अभी दफनाया है तो उसने दूसरी बिल्ली कैसे पाल ली। चिहिरो उसे आराम करने को कहता है क्योंकि ये वही बाबू है। ये सुनकर ड्यून और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं चिहिरो सच में पागल तो नहीं हो गया। इसका सबूत देने के लिए चिहिरो जागुरु से पूछता है कि क्या उसने बाबू को कहीं देखा है, लेकिन जागुरु को बस इतना याद है कि उसने बाथरूम में अपनी प्यारी सदा को देखा था। इससे पहले कि चिहिरो पूछ सके कि सदा कौन है, जागुरु अचानक कुछ बोल देता है कि उसने भी कभी रेजरेक्शन पोशन बनाने की कोशिश की थी। ये सुनकर चिहिरो की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो उससे और पूछना चाहता है, लेकिन जागुरु का दिमाग जैसे फैक्ट्री रीसेट हो जाता है तो चिहिरो हार मान लेता है। तभी मीरो ऑफर करती है कि वो उसका कमरा साफ कर दे क्योंकि वो शायद कबाड़ से भरा होगा, लेकिन चिहिरो तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि वो खुद साफ कर लेगा। इससे पहले कि मीरो पूछे क्यों, रैंको दोपहर का खाना लेकर आ जाती है। ड्यून तुरंत भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि काश चिहिरो को एक दिन रैंको जैसी पत्नी मिल जाए। रैंको इस मौके का फायदा उठाकर चिहिरो को छेड़ती है कि वो अभी भी सिंगल है। फिर वो उसे रिया के गायब होने के बारे में बताती
बताती है। वो ये भी कहती है कि उसके परिवार में सब लोग किसी न किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। चिहिरो बात बदलने की कोशिश करता है ताकि इस पर चर्चा ना हो, लेकिन रैंको रुकते नहीं। वो कहती है कि शायद रिया घर से भाग गई है किसी ऐसे लूजर के साथ रहने के लिए जिससे उसे प्यार हो गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसका अगला पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना।